Okay, can you hear me and see me? Can you hear me and see me? Yeah. So किसी ने भेजा नहीं असाइनमेंट, मैंने सिंपल दिया था. ओके अभी see, all of you are supposed to write down in your notebook and take a photograph and send me. Okay, तो I mean, let's be very serious about the assignment. Okay, ये एक आपका पढ़ने का अच्छा तरीका हो जाएगा to answer to questions. तो मैं जो क्वेश्चंस दूंगा, दे विल बी क्वेश्चंस जो आपको गाइड्स वगैरह में से मिलेंगे. क्वेश्चंस जो आपको गाइड्स वगैरह में मिलेंगे. सो आंसरिंग देम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और जब तक आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं करोगे, तब तक आपको ध्यान में नहीं आएगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट सॉल्व योर असाइनमेंट्स. अनुजा ने भेजा है. अभी जिसने भी असाइनमेंट किया है, कम किया है तो भी कर चलेगा. जब मैं ब्रेक लूंगा तो ब्रेक में आई वांट यू टू सेंड मी द असाइनमेंट. अभी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है. ओके, बट सी योर एकेडमी इज वेरी सीरियस विद असाइनमेंट. सी, ये अनुजा ने भेजा है, इतना सा काम है, 2 पेज में खत्म हो गया. ओके, सो इन द ब्रेक अगर जिसने भी किया है, आई वांट यू टू सेंड. नाउ रिमेंबर दैट कि ये जो पैंडेमिक है उसकी वजह से आपको पता है 10th का एग्जाम भी कैंसिल हो गया है ना. तो आपके इंटरनल मार्क्स पे आपको स्कोर मिलने वाला है. सेम विल हैपन फॉर 11th. सो आपके रेगुलरिटी ऑफ असाइनमेंट, आपकी क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट, आप कैसे काम करते हो, उस पर डिपेंड करेगा आपका आगे का परफॉर्मेंस, आपका आगे का प्रमोशन. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. असाइनमेंट्स को अभी लाइटली मत लेना. और ब्रेक में मुझे आई वांट एवरीबडी टू सेंड द असाइनमेंट. ओके, एंड ओके, आई एम शेयरिंग द फाइल. कैन यू सी द फाइल? फाइल दिख रहा है? ओके, ये रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री दिख रहा है. रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, कैन यू सी? ओके, सो वी आर डूइंग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम एनिमल्स में देख के वी कैन हेल्प टू क्लासीफाई द एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और फाइला. ठीक है, वी डिड अ लिस्ट ऑफ सच कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको हेल्प करते हैं? द जर्म लेयर्स, अरेंजमेंट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सेल्स. ये वाला दिख रहा है ना? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्लाइड दिख रहा है ना? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स used as basis of classification. Okay, thank you. Okay, तो ये हमने कल किया था. so I am just repeating. ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स के जो हम यूज करेंगे फॉर क्लासिफाइंग एनिमल्स. सो फर्स्ट इज द एम्ब्रियोलॉजी और द प्राइमरी जर्म लेयर्स. उसमें हमने किया था कि व्हाट आर जर्म लेयर्स एंड वो कैसे हेल्प करेगा टू क्लासिफाई एनिमल्स. ओके, देन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दिस लिस्ट वी हैव कवर्ड यस्टरडे. उसके बाद हमने वी वेंट इनटू द एक्चुअल क्लासिफिकेशन. तो बिफोर वी स्टार्टेड मैंने बताया कि देयर आर 3 की ट्रांजिशंस. ट्रांजिशन मतलब इवोल्यूशनरी चेंज जो एनिमल्स में हुआ था लॉन्ग टाइम अगो इन द
प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, जिसके वजह से आगे जाके इवोल्यूशन रैपिडली हुआ। ओके, तो वो तीन मेन क्या थे? फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक से नहीं दिख रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है स्लाइड देखने में? नो, इफ इट इज ओके है ना स्लाइड, राइट? ओके, इफ इट इज ओके। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज, फिर डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल सिमेट्री एंड थ्री जर्म लेयर्स, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एंड अकरेंस ऑफ सीलम, ये तीन चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट थे इन द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। ओके, फिर हमने yesterday we started about germ layers. germ layers में हमने क्या बताया था कि zygote will multiply into different cells and it will go through multiple stages, जैसे morula, blastula, gastrula. Okay, पहले it is the embryo is like a ball of cells. उसके बाद the cells will differentiate and cells will get arranged in two layers, और फिर दो लेयर्स में से सेल्स के बनेंगे तीन लेयर्स। सो एम्ब्रियो डेवलप होगा जब, तो शुरुआत में पहले इट विल डेवलप एंड डिवाइड द सेल्स इनटू थ्री लेयर्स, और फिर ये तीन लेयर में से अपनी आखिर के बाकी के बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं। ओके, सो वंस द एम्ब्रियो गेट्स डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स, तो उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस चालू होता है, मतलब ऑर्गेन डेवलपमेंट चालू होता है। ओके, सो वी से दैट दीज थ्री आर द जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स मतलब जिससे बाकी के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर द जर्म लेयर्स। ओके, सो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ये सबसे एडवांस्ड एनिमल्स है, और उसमें एम्ब्रियो में द सेल्स गेट डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स, और ये थ्री लेयर्स को जर्म लेयर्स बोलते हैं। ये जर्म लेयर्स विल देन फॉर्म डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, सो सच एनिमल्स जिसमें एम्ब्रियो पहले तीन लेयर में डिवाइड होता है और फिर आगे ऑर्गेनोजेनेसिस करता है, ऐसे एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। हावेवर इन सर्टेन एनिमल्स ये तीन लेयर तक डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसमें दो लेयर बनते हैं, यू हैड टू लेयर्स। ओके, सच एनिमल्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फिर ये दो लेयर ऑफ सेल्स में से ही बाकी का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। ओके, सो दे आर लेस एडवांस्ड बिकॉज टू लेयर्स ऑफ सेल्स, मतलब लेस डिफ्रेंशिएशन, उसमें स्पेशलिटीज कम आती है, और फिर जो भी थोड़ा बहुत डेवलप होते हैं ये टू लेयर्स में सेल्स, उसमें से आपके बाकी के ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। ओके, सो ऐसे एनिमल्स आर लिटिल प्रिमिटिव, दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, ये कौन से है? टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा। आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थिस ऑल एडवांस एनिमल्स आर एडवांस्ड, मतलब उनको थ्री जर्म लेयर्स होते हैं। ओके, नाउ कमिंग बिफोर डिप्लोब्लास्टिक, पहला फाइलम जो है दैट इज पोरिफेरा, उसमें जर्म लेयर्स होते ही नहीं है, मतलब जब उसका एम्ब्रियो या लार्वा बनता है तो ये सेल एग्रीगेट होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है एक या दो या तीन लेयर में, और वो अनऑर्गेनाइज्ड बंच ऑफ सेल्स में से ही पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। ओके, सो दे डू नॉट हैव ट्रू जर्म लेयर्स, सो दैट इज वेरी प्रिमिटिव। ओके, सो इस तरह से हमने कल डिस्कस किया कि जर्म लेयर्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, जब वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब दोज एनिमल्स जो डिप्लोब्लास्टिक है और जिसमें सिर्फ दो लेयर बनने वाले हैं, उसमें ये दो लेयर्स को नाम क्या दिया है? द अपर लेयर इज कॉल्ड द एपीब्लास्ट लेयर। एपी मतलब ऊपर वाला, ब्लास्ट मतलब न्यूली फॉर्मिंग सेल्स, तो upper layer is called the epiblast layer and the lower layer is called the hypoblast layer. ठीक है, अब this is what will be there in the diploblastic animals, लेकिन अगर ये एम्ब्रियो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का है तो वो और एक स्टेज में एडवांस होगा, और फिर ये दो सेल्स के तीन लेयर ऑफ सेल्स बनेंगे। जब ये तीन लेयर ऑफ सेल्स बनेंगे तो उसको अपर लेयर को एपीब्लास्ट नहीं बोलेंगे, अब उसको एक्टोडर्म बोलेंगे, एक्टोडर्म। मिडल लेयर को मेसोडर्म बोलेंगे और लोअर मोस्ट लेयर को एंडोडर्म बोलेंगे। ओके, सो दैट इज हाउ द टर्मिनोलॉजी चेंजेस, उसका नाम बदलता है। सो डिप्लोब्लास्टिक
में दो लेयर होते हैं, दैट इज द एपीब्लास्ट एंड द हाइपोब्लास्ट. एंड एडवांस एनिमल्स में इट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्म लेयर्स. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिखाया है, राइट साइड के आप दो फिगर्स देखोगे. नाउ if you realize, so most of the animals उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होते हैं. हमारी बॉडी भी सिलेंड्रिकल होती है. हमारी बॉडी इज फ्रॉम द माउथ टू द एनस. तो हमारा जो ट्रंक है दैट इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल, है ना. और वो सिलेंड्रिकल मेन बॉडी में हमारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. सो इफ वी कट आवर बॉडी लाइक दिस क्रॉस सेक्शन में, तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस सर्कुलर, है ना. वैसे ही if you go to worms, if you go to a platyhelminthes or a nematode or a annelid, तो वर्म का भी स्ट्रक्चर ऐसे सर्कुलर होता है. एंड व्हेन यू डू अ क्रॉस सेक्शन यू विल गेट सच इंटरनल लेयर्स. ओके, सो नाउ जस्ट इमेजिन दिस इज एन एनिमल और उसको क्रॉस सेक्शन में कट किया है. ठीक है, अभी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल अगर है, जैसे समझो हमने हाइड्रा को कट किया है. हाइड्रा मतलब सिलेंट्रेटा, एंड सिलेंट्रेटा मीन्स इट इज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. तो उसको जब आप कट करोगे तो यू विल फाइंड ओनली टू लेयर्स ऑफ सेल्स. ओके, तो वो कौन सा है, द आउटर लेयर दैट इज द ब्लू लेयर. ओके, यहाँ जो एक्टोडर्म दिया है, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक लेयर में हम उसको एपीब्लास्ट बोलेंगे. ओके, एंड अंदर वाला जो पिंक है, लाइट पिंक, ओके, सॉरी डार्क पिंक, अंदर वाला जो डार्क पिंक है दैट इज कॉल्ड द एंडोडर्म और द हाइपोब्लास्ट लेयर. ठीक है, डिप्लोब्लास्ट एनिमल्स में क्या दिख रहा है कि यू हैव अ डार्क पिंक इनसाइड एंड अ ब्लू आउटसाइड. तो दीज आर टू लेयर्स ऑफ सेल्स. लेकिन बीच में भी एक लेयर दिखाया है. ओके, दैट इज अ नॉन लिविंग लेयर. दिस इज लाइक अ ग्लू लाइक लेयर जो अंदर के और बाहर के लेयर को चिपकाने के लिए बना होता है. दैट इज कॉल्ड मेसोग्लिया. ओके, सो इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जब आप क्रॉस सेक्शन करोगे तो उसकी बॉडी में आपको मेनली दो लेयर्स ऑफ सेल्स मिलेंगे, outer blue and inner dark pink. outer blue is epiblast, inner dark pink है hypoblast और the endoderm. और ये दोनों को चिपकाने के लिए बीच में एक acellular लेयर होता है, that is called the mesoglea. ओके, नाउ वैसे ही आप एडवांस एनिमल्स मतलब ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स का क्रॉस सेक्शन अगर करोगे तो यू विल फाइंड थ्री लेयर्स, नॉट टू लेयर्स. ओके, कौन से थ्री लेयर्स, आउटर इज द एक्टोडर्म जो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ उसको एपीब्लास्ट बोला जाता है. देन मिडल इज द मेसोडर्म एंड इनर इज द एंडोडर्म. ओके, अब फर्क क्या है, इधर जो बीच वाला लाइट पिंक है डिप्लोब्लास्ट में दैट इज ए सेल्यूलर. ओके, उसमें सेल्स नहीं होते, इट इज जस्ट फॉर स्टिकिंग द टू लेयर्स टुगेदर. और जो यहाँ पे ग्रीन लेयर है, द ग्रीन लेयर इज द मेसोडर्म. इट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर जिसकी वजह से एनिमल्स आगे जाके एडवांस्ड बनते हैं. ओके, सो आप क्रॉस सेक्शन में डिप्लोब्लास्ट में याद रखना मिडल लेयर इज ए सेल्यूलर and triploblast में middle layer is made up of cells, it is called mesoderm and it is very very important. Okay, so that is the difference between diploblast and triploblast. Okay, अब हम आएंगे next point of classification और next basis for classification, that is body symmetry. Okay, symmetric मतलब सममिति, मतलब बॉडी का अरेंजमेंट कैसे हुआ है. ओके, तो यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज इन डिफरेंट एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग टाइप की सिमेट्री होती है. जैसे पॉरीफेरा आप देखोगे राइट साइड में ऊपर, पॉरीफेरा या स्पॉन्ज है, इट इज टोटली एसिमेट्रिकल, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है. ओके, दैट इज एसिमेट्रिकल. देन इफ यू कम डाउन लेफ्ट साइड में देखोगे वो हाइड्रा है. हाइड्रा में क्या दिखाया है कि दे आर डिवाइडिंग द एनिमल वर्टिकली. ओके, वर्टिकली इनटू डिफरेंट प्लेन्स, और ये प्लेन्स है सब रेडियल प्लेन्स है. और आप देखोगे आप कोई भी प्लेन में हाइड्रा को काटोगे तो यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स. यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स. तो आप ऐसे भी काटो, ऐसे भी काटो, कैसे भी काटो, यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स. ओके, दैट इज प्रोवाइडेड अगर आप वर्टिकल एक्सिस में काटो. ओके, अब ये वर्टिकल एक्सिस विल पास थ्रू टू पॉइंट्स. one is this upper which is the mouth
और द ओरल, एंड ऑपोजिट इसका होता है, इट इज कॉल्ड द एब ओरल। ओके, तो ये जो प्लेन होता है, रेडियल प्लेन्स अलग अलग दिखाए यहाँ पे, each plane will pass through the oral ab oral axis, oral ab oral axis। और अगर ऐसे दो पॉइंट के थ्रू अगर आपने कोई भी प्लेन में एनिमल को काटा, then you will get two equal halves। okay, so this is called radial symmetry। ठीक है, अभी राइट साइड में देखो, ये स्टारफिश है। स्टारफिश में भी एक टाइप का सिमेट्री दिखता है, बट इट इज नॉट रेडियल। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्लेन में काटोगे तो आपको दो इक्वल हाफ मिलेंगे, लेकिन आप ये जो लाइंस ड्रॉ किए देखो, ये दिस इज वन, ऊपर का वर्टिकल, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यू कैन कट द स्टारफिश इनटू 5 सिमेट्रिकल हाफ्स। तो दिस इज कॉल्ड पेंटा रेडियल सिमेट्री और पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री। पेंटा रेडियल सिमेट्री और पेंटामेरिक रेडियल सिमेट्री। ओके, सो ये भी एक टाइप ऑफ रेडियल सिमेट्री है, जिस जहां पे आप एनिमल को अलग अलग प्लेन में काटोगे तो भी आपको इक्वल हाफ्स मिलेंगे। ओके, सो दैट इज रेडियल सिमेट्री। ये इसके बारे में और हम डिटेल करेंगे। अब बाइलैटरल सिमेट्री क्या होता है? अब बाइलैटरल सिमेट्री यू विल फाइंड इन वेरी एडवांस्ड एनिमल्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें क्या है, ये जो अगर आप प्लेन देखोगे, सी यहाँ पे ये क्रैब दिखाया है। ओके, और इट इज अ क्रस्टेशियन, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, पानी में रहने वाला आर्थ्रोपोड। ओके, ना उसको कहाँ से कट किया है? हेड टू टेल में एक एक्सिस लिखा है, सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब नाक के थ्रू, स्टर्नम के थ्रू और बॉडी के थ्रू, ऐसे बॉडी को काटा है। सो व्हेन यू कट द बॉडी इन दिस प्लेन, you will get two equal halves. You will get a right half and a left half. So when you can divide the body of an animal into a right and a left half, and the plane of division passes through only one plane, सिर्फ इसी प्लेन में आप करोगे तो आपको लेफ्ट और राइट इक्वल मिलेगा। so that is called a bilaterally symmetrical animal। ठीक है, आप और कोई भी एक्सिस में एनिमल को काट लो, जैसे ऐसे काट लो या ऐसे काट लो, तो आपको राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं मिलेगा। ओके, नाउ you can cut this animal only in one plane, then you will get two halves, so that is called bilaterally symmetrical। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं, सिमेट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, नाउ पॉरीफेरा में जैसे बोला, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, मतलब देयर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। आपको कोई भी पार्ट किसी तरह से बाहर आता है, देयर इज नो काइंड ऑफ टू इक्वल हाफ्स। कोई भी प्लेन में आप काटोगे तो कोई भी तरह से आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। so they are asymmetric animals। okay, they cannot be divided into two equal halves along any plane। example is sponges, और आगे जाके देखेंगे गैस्ट्रोपोड, मतलब कुछ स्नेल्स भी ऐसे होते हैं। okay, we will see that later, but right now you must remember sponges are asymmetrical। अब रेडियल सिमेट्री पे डिटेल देखते हैं। ओके, नाउ रेडियल सिमेट्री का दूसरा नाम है मोनोएक्सियल हेटेरोपोलर सिमेट्री। ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ओके, मोनोएक्सियल, इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि व्हेन यू मेक दिस प्लेन्स, ये आप प्लेन्स इमेजिन करो थ्रू वन एक्सिस। वन एक्सिस मतलब ओरल एब ओरल एक्सिस। तो देर इज वन एक्सिस एंड उसके थ्रू आप अलग अलग प्लेन्स को पास कर सकते हो। यू कैन कट द एनिमल्स इन डिफरेंट प्लेन्स। ओके, सो देर यू कैन हैव वन एक्सिस but you can cut the animal in different polarities। तो कोई भी polarity में आप कट करो, you will get two halves। okay, so this type of symmetry is called monoaxial heteropolar symmetry। okay, now the body can be divided into two identical halves by any number of multiple radial planes। कितने भी आप काटो आपको दो अलग हाफ मिलेंगे। ओके, और ये प्लेन्स किधर से पास होते? दे पास थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, that is through the oral ab oral axis। okay, अभी एग्जांपल इसके क्या है? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर्स, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोर्स। लेकिन हमने क्या देखा है कि इकानोडम मतलब स्टारफिश में भी एक टाइप का रेडियल सिमेट्री है, लेकिन यहाँ आप मल्टीपल प्लेन्स में नहीं, आप एनिमल को 5 प्लेन में ही काटोगे तो आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। you cannot cut the animal any way you want।
ओके, यू हैव टू कट इट इन स्पेसिफिक 5 डिफरेंट प्लेन्स, तो आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे. दैट इज अ पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री और अ पेंटा रेडियल सिमेट्री. ठीक है, अब यहाँ नीचे लिखा है लार्वा इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. ओके, ये थोड़ा एडवांस चीज है, जब आप फाइलम अलग करोगे तब हम बताएंगे, लेकिन कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है, जैसे मोलस्का मतलब स्नेल्स में भी ऐसा होता है, एंड ये स्टारफिश में भी ऐसा होता है. जब उनका लार्वा जन्म लेता है, व्हेन द लार्वा इज बोर्न, इट इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. लेकिन जब एनिमल इवॉल्व होता है, एम्ब्रियोलॉजी में डेवलप होता है, तो उसका सिमेट्री बदल जाता है. ओके, सो द लार्वा ऑफ स्टारफिश इज बायलैटरली सिमेट्रिकल, बट द एडल्ट इज पेंटामेरिकली सिमेट्रिकल. वैसे ही आप अगर गैस्ट्रोपोड को देखोगे, गैस्ट्रोपोड मतलब स्नेल्स, तो स्नेल्स का लार्वा सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जब जैसा बॉडी उसका ग्रो होता है, तो साथ में ही उसका वो गोल गोल वाला शेल साथ में आता है, तो उसका जो बॉडी है वो गोल गोल शेल में घुसता है. जैसे ही शेल में घुसता है, तो उसका जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाता है. मतलब एडल्ट स्नेल, जो स्नेल शेल वाला स्नेल है, उसका सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल. ओके, सो दिस यू मस्ट रिमेंबर, देयर आर 2 एक्सेप्शंस. गैस्ट्रोपोड्स मतलब स्नेल्स एंड स्टारफिश, ये दोनों के लार्वा सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. लेकिन जैसे वो इवॉल्व होते हैं, उसके एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंट होता है, तो एडल्ट बिकम्स एसिमेट्रिकल in the snail and it becomes pentamerically symmetrical in the starfish. Okay, now we will see हम bilateral symmetry को कैसे डिफाइन करेंगे. now पहली बात तो ये समझना है कि जितने आप एडवांस्ड होंगे तो आप बायलैटरली सिमेट्रिकल बोलोगे. अब इसका फायदा क्या है हम आगे देखेंगे, पहले हम रीड करते हैं. ओके, सो एनिमल्स हुज बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ, मतलब बॉडी को आप 2 राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकते हो, ओनली बाय वन सिंगल मीडियन वर्टिकल प्लेन. ओनली बाय वन सिंगल मीडियन वर्टिकल प्लेन. एंड ये कहां से पास होता है? पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस. लेकिन ये सेंट्रल एक्सिस कौन सा होता है? उसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं. एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. ओके, जब आप एनिमल को ऐसे काटोगे, okay, so this is head is the anterior and your legs are the posterior part, so it is an antero posterior axis. ठीक है, और एक टर्मिनोलॉजी आप बायोलॉजी आगे पढ़ोगे तो आएगी, जब आप एंटीरो पोस्टीरियर बिल्कुल सेंटर में लेते हो कट, ओके, ऐसे सेंटर में लेते हो कट, तो इसको सजाइटल प्लेन बोला जाता है. सजाइटल, देखो यहाँ पे वर्ड है, दिस इज द सजाइटल एक्सिस. ओके, सो व्हेन यू कट द एनिमल थ्रू द सजाइटल प्लेन, मतलब a central antero-posterior axis, then you'll get a right and a left half. अगर आप एनिमल को इस तरह काट सकते हो और आपको 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, then you will call it a bilaterally symmetrical animal. और उसके बहुत बहुत सारे फायदे हैं. ठीक है, आप ये देखोगे कि उनका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों बराबर है. ओके, सो व्हेन दिस एनिमल विल मूव द लेग्स, समझो राइट साइड का मूव किया, अगर ये पानी में, क्रस्टेशियन है मतलब ये पानी में होता है, एंड सपोज इट इज स्विमिंग, अगर राइट साइड के लिम्स को मूव किया तो यू नो वो लेफ्ट साइड में जाएगा. जब लेफ्ट साइड के लिम्स को मूव करेगा तो वो राइट साइड में जाएगा, है ना. लेकिन इमेजिन अगर दोनों को इक्वली मूव किया तो व्हाट विल हैपन? इट विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो द एडवांटेज ऑफ बायलैटरल सिमेट्री इज कि एनिमल्स कैन मूव इन व्हाटएवर डायरेक्शन दे वांट. ये एनिमल्स में एक तो इफ यू नो कि एडवांस एनिमल्स है, मतलब ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. दूसरा आप देखोगे कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है. और हेड मतलब क्या? दैट पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, मतलब उनका माउथ, आईज, कीमो सेंसर्स, नोज वगैरह उस तरफ होंगे, है ना. तो इफ द हेड इज ऑन दिस साइड, तो इट इज बेटर कि वो एनिमल विल मूव इन दैट डायरेक्शन, है ना. सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फोरेजिंग, मतलब सर्चिंग फॉर फूड. और सर्चिंग ऑफ फूड इजी जब बन जाता है जब आप बायलैटरली सिमेट्रिकल हो. क्यों? बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स में एक तरफ हेड होता है एंड
दोनों तरफ के हाथ पैर हिला के दे कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द हेड. सो एक्वायरिंग फूड विल बिकम वेरी इजी फॉर देम, है ना. सो वंस एनिमल्स बिकेम बायलैटरली सिमेट्रिकल, इवोल्यूशन में बायलैटरली सिमेट्रिकल बने, तो उसके बाद उनको फूड पाना, हंटिंग करना very easy, and if you can have food then you will grow better. तो bilateral symmetry आने के बाद evolution of animals बहुत तेजी से बढ़ गया. Okay, that is why it is called that bilateral symmetry is a key transition characteristic. It is a key transition characteristic. ठीक है. So bilaterally का symmetry का आपको एक फायदा पता चला. दूसरा मैंने बताया कि बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स में एक तरफ हेड भी डेवलप होता है, वो भी एक फायदा है. दैट इज कॉल्ड कीफेलाइजेशन, मतलब हेड एक तरफ डेवलप होना. तीसरा हम देखेंगे कि बायलैटरल एनिमल्स वही बने जो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे. हमने ऊपर बताया कि व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो जो एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक बने वो ही बायलैटरली सिमेट्रिकल बने. इसके पहले वाले एनिमल्स क्या थे? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, दे वर डिप्लोब्लास्टिक. ओके, बट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जैसे ऊपर आप मैं बता रहा हूँ वापस, सिलेंट्रेटा है ये, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, हैं. दे आर नॉट बायलैटरली सिमेट्रिकल, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. तो रेडियल सिमेट्री होना और डिप्लोब्लास्ट होना ये एक प्रिमिटिव साइन है. एडवांस एनिमल्स में क्या होता है? आप ट्रिप्लोब्लास्टिक हो एंड आप बायलैटरली सिमेट्रिकल हो. ओके, नाउ इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर आपने कभी भी देखा होगा कोई वीडियो वगैरह जिसमें जेलीफिश दिखाते हैं, जेलीफिश मतलब सिलेंट्रेटा, तो यू नो इट मूव्स लाइक दिस. बट अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि समझो जेलीफिश के मुंह के सामने, उसका माउथ यहाँ पे होता है, माउथ के सामने अगर कुछ फूड पार्टिकल आ गया तो वो एकदम तड़पने लगता है. एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ द फूड, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा. ओके, व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव प्रॉपर सेंस ऑर्गन्स. उसके पास बराबर हेड नहीं होता है, उसको पता नहीं चलता है कि कौन से डायरेक्शन में मूव करना है. एंड जब मूव करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो मसल्स और टेंटिकल्स होते हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता है. देयर इज नो लेफ्ट एंड राइट. वो सब टेंटिकल्स को इक्वली मूव नहीं कर सकता है ताकि वो फूड की तरफ जाए, वो रैंडमली मूव करेगा. ओके, नाउ ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, प्रॉपर मूवमेंट करना ताकि the animal can travel in the direction of food, that is possible only in animals जिसके पास एक लेफ्ट साइड और राइट साइड है और जिसमें वेल डेवलप्ड मसल्स है, वेल डेवलप्ड हेड है. ओके, सो दैट हैपेंस ओनली इन बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स. ओके, बायलैटरल सिमेट्रिकल होने के साथ उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब मेसोडर्म भी बना और साथ में हेड भी बना. और जब मेसोडर्म यानी जो मिडल लेयर बना उसके उसमें से उसके मसल्स भी बने. Okay, so these are the advantages of being bilaterally symmetrical, and it is a key characteristic in the evolution of animals or key transitional characteristic. Okay, now ये एक word है, what is an entemer. Okay, now when you divide an animal into two parts, so you get two halves, so each half is called an entemer. Okay, so each of a pair of opposite corresponding symmetrical body parts is called a entemer. मतलब बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल में कैसे होगा, आप एक प्लेन में काट सकते हो तो यू गेट टू इक्वल हाफ्स और टू एंटीमर्स. लेकिन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल में आप यू कैन हैव मल्टीपल एंटीमर्स, क्योंकि कोई भी प्लेन में आप काटोगे आपको अलग अलग एंटीमर्स मिलेंगे और वो दोनों एंटीमर्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. लेकिन एसिमेट्रिकल एनिमल में अगर आप काटने की कोशिश करोगे थ्रू एनी प्लेन, जैसे पॉरीफेरा में, तो यू विल हैव नो एंटीमर्स. मतलब एसिमेट्रिकल एनिमल्स में एंटीमर्स होते ही नहीं. यू कैन नेवर गेट टू इक्वल हाफ्स. ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड एंटीमर. नाउ नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये हमने थोड़ा बहुत किया था पहले एक बार. नाउ वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक. 12:03 हुआ है, 12:10 को वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन. ओके, 12:10 को. लेकिन ये ब्रेक में आई वांट कि जिन लोगों ने असाइनमेंट किया है वो प्लीज ग्रुप पे भेजो. ओके, सेंड इट ऑन द ग्रुप. यू गॉट 7 minutes. 12:10 को हम वापस स्टार्ट करने वाले हैं. ओके,
किसी का असाइनमेंट आया? ओके, आविष्कार, क्वेश्चन है, आंसर्स भी है कि नहीं? वेरी गुड. Okay. So only Avishkar, only 2 people have done the assignment. ये not good. फिर आपका असाइनमेंट बढ़ जाएगा, आपको कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, फिर 2-2 दिन का असाइनमेंट एक दिन में करना पड़ेगा. और जब तक आप असाइनमेंट नहीं करोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है चैप्टर में. ओके, सो टेक केयर. नाउ अभी ये स्लाइड दिख रहा है वापस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला. कैन यू सी द स्लाइड? ओके, 1 minute. ओके, सो नाउ हमने एम्ब्रियोलॉजिक लेवल लेयर्स या जर्म लेयर्स की बात की, एंड वी सॉ दैट एनिमल्स कैन बी विदाउट जर्म लेयर्स, कैन बी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. उसके बाद हमने देखा सिमेट्री का फायदा. ओके, सिमेट्री में हमने देखा एनिमल्स कैन बी एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बायलैटरली सिमेट्रिकल. ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल में हमने देखा मोनो एक्सियल, हेटेरोपोलर, मल्टीपल, मतलब अलग अलग एक्सिस में आप सिमेट्रिकल हो सकते हो, और यू कैन बी पेंटा रेडियल, जैसे स्टारफिश में हमने देखा. एंड देन वी सेड दैट मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स वो होते हैं जो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. और उसमें मैंने बताया कि उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यू कैन मूव इन वन डायरेक्शन. अगर आपका राइट और लेफ्ट इक्वल है तो आप आगे की तरफ, अपने सर की तरफ मूव कर सकते हो, एंड देयर फोरेजिंग, मतलब टू फाइंड फूड बिकम्स वेरी इजी. और इसके वजह से बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में उसके बाद इवोल्यूशन बहुत तेज हो गया एनिमल्स में. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये भी हमने हल्का बहुत किया था. वी हैड सेड कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें एनाटॉमी होती है, उसके स्ट्रक्चर होता है, so उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है, एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करने होते हैं. ओके, सो ऑल देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, जिसको मेटाबॉलिक फंक्शंस बोलते हैं. टुगेदर सब मिलके इट विल हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव, रिप्रोड्यूस एंड लिव प्रॉपरली. ओके, तो मोनेरा में हमने डिस्कस कर चुके. मोनेरा में क्या होता है? all functions of the organism are done in that one cell, that is unicellular organism होने की वजह से all functions are done in that one cell. Okay, so the single cell is equal to the whole organism, है ना. तो पूरा सेल ही वो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके सारे फंक्शंस वो सेल में हो रहे हैं. नाउ सेल के अंदर के जो मटेरियल है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. सो वी से मोनेरा में द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक. ओके, वैसे ही प्रोटिस्ट्स आर यूकैरियोटिक्स, दे आर यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो उसमें प्रोटोप्लाज्म तो होता है, साथ में ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह. तो जो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस है, दे विल हैपन इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, दैट इज इन द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स. कुछ चीजें प्रोटोप्लाज्म में होगी, लेकिन अदर फंक्शंस, कुछ चीजें न्यूक्लियस के अंदर होगा, कुछ चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जैसे प्रोटीन प्रोडक्शन होगा, फिर एनर्जी प्रोडक्शन होगा इन द माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, so different functions happen in different organelles, so we can say unka level of organization is organelle level of organization. Okay, organelle level of organization. Okay, so before animals, जैसे unicellular animals prokaryotic and unicellular animals eukaryotic, उसमें हमने देखा protoplasmic and organelle level of organization. When we come to animals, we know that all animals are multicellular. It is not one cell, but it is a combination of cells. और उसमें क्या क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? पहले हमने देखा था कि पॉरीफेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. मतलब सेल्स कम टुगेदर एंड वही एक एनिमल बन जाता है, लेकिन वो सेल्स ऐसे इकट्ठा नहीं होते कि उसमें से टिश्यूज, ऑर्गन्स या ऐसे कुछ बने. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी what is
details of cellular level of organization. Okay? So when the embryo is developing, पहले germ layers बनते हैं, germ layers बनने के बाद उसमें animal develops. जब एनिमल डेवलप होता है तो पोरीफेरा में ना ही जर्म लेयर्स होते और ना ही देयर इज ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर, है ना. सो दिस इज ओनली कॉल्ड अ सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. अ सेल एग्रीगेट, सिर्फ सेल इकट्ठा होकर एनिमल बन जाता है. ठीक. नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव, मतलब सबसे इवोल्यूशनरी जूना, simplest and the most primitive body plan, or you will find this only in one phylum, that is Porifera or Parazoa. Okay, Porifera or Parazoa. It is the lowest level of organization. Okay, इसके नीचे हमने देखा था organelle level and protoplasmic level of organization, but that is not animals, that is prokaryotes and unicellular eukaryotes. तो animals में lowest level of organization है cellular level. इसमें क्या होता है, cells are arranged in loose aggregates, बस इकट्ठा होके एक organism बन जाता है, but there are no tissues. Cells cannot survive independently, है ना, मतलब इसलिए इकट्ठा होते हैं, independently जी नहीं सकते. But cells are of different types, मतलब अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करेंगे, and there is division of labor. Okay, although there is division of labor, लेकिन there is no coordination between the cells. एक सेल को पता नहीं चलता है कि दूसरा सेल क्या कर रहा है. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें न्यूरल टिश्यू भी डेवलप नहीं होता है. देयर आर नो न्यूरोसेंसरी सिस्टम्स, तो द सेल्स आर नॉट कनेक्टेड बाय नर्व्स. ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, जिसमें cellular level of organization है. Okay, so first it is the lowest level of organization. Cells are in loose aggregates. Cells साथ में रहना पड़ेगा, मतलब independently survive नहीं कर सकते. फिर भी there is no coordination between the cells. और ये coordination क्यों नहीं है? Because there is no nervous system, there is no nervous tissue. Okay, because there is only cellular level of organization. और ये आपको सिर्फ पोरीफेरा में मिलेगा. ठीक है. Now we come to the next level of organization, that is tissue level. Okay, now what is a tissue? Anybody can tell me what is a tissue? हमने डिस्कस किया था. Okay, a tissue is a aggregate of cells where all the cells are of the same structure, function and origin. Same structure, function and origin, मतलब एक ही तरह के सेल्स इकट्ठा होके एक ही काम करेंगे, लेकिन अब इंडिविजुअल सेल्स जो छोटा छोटा क्वांटिटी ऑफ काम कर सकता था, तो अब ये टिश्यू बनेगा तो इट कैन एम्पलीफाई द वर्क, मतलब अब ज्यादा काम कर सकता है, वही तरह का. फॉर एग्जांपल, हमारे स्टमक में इंडिविजुअल सिक्रेटरी सेल्स है जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं या एंजाइम सिक्रीट करते हैं, है ना. लेकिन स्टमक में अब क्या होता है, वी आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, सो हम अलग अलग चीजें खाते हैं, वी रिक्वायर मोर एंजाइम्स एंड मोर म्यूकस. So the epithelium gets organized to form a glandular tissue, एक gland बनाता है. तो that gland is a epithelial modified tissue and gland will secrete more enzymes, है ना. तो gland में जो cells होते हैं वो वही cells होते हैं, enzymes वही बनाएंगे, लेकिन अब उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी. So the biggest advantage of forming tissue is amplification of the work of individual cells. तो एक सेल काम करेगा और मल्टीपल सेल्स काम करेंगे, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है. okay, so you can do more work. ठीक है. so that is tissue level of organization. which are the different tissues? epithelium, connective tissue, muscle tissue and neural tissue. तो एनिमल्स में ये 4 टिश्यू होते हैं. ओके, एंड इसके पहले जो एनिमल्स थे टिश्यू लेवल के पहले, मतलब पोरीफेरा में ऐसे अलग अलग टिश्यूज नहीं थे, अलग अलग सेल अलग अलग काम करते थे. अब पहली बार टिश्यूज बने. ओके, सो पहली बार इस तरह के टिश्यूज कौन से एनिमल्स में मिलेंगे आपको? सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया में, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोर में. ओके, सो यू सी के लॉट ऑफ इवोल्यूशनरी थिंग्स ये पहले 2-3 फाइला में ही हो चुके थे, जैसे जर्म लेयर्स बनना, सिमेट्रिकल होना, या ये अलग अलग टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होना. सो ऑल दीज आर अर्ली डेवलपमेंटल फीचर्स और अर्ली इवोल्यूशनरी फीचर्स, है ना. इसके बाद आप जो देखोगे जैसे ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, दैट हैपेंस इन मोर एडवांस एनिमल्स.
ओके, सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, cells performing the same function are organized as tissue. Okay, then cells within the tissues are coordinated, मतलब एक सेल को पता चलता है दूसरे का क्या कर रहा है, that is because of presence of nervous system. Then tissues amplify, that is amplify मतलब increase or multiply the function of individual cells. एक सेल काम करेगा थोड़ा लेकिन टिश्यू ज्यादा काम करेगा. ओके, नाउ बिकॉज ये एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है, तो नॉट ओनली के एक टिश्यू के अंदर वाले सेल्स एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, लेकिन डिफरेंट टिश्यूज विल ऑल्सो रिमेन इन कोऑर्डिनेशन विद अदर टिश्यूज. सो देयर विल बी कॉन्टैक्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज ऑल्सो. और आगे जाके हम देखेंगे ये बहुत जरूरी होता है फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Animals with tissue level of organization exhibit radial symmetry. ओके, हमने ऊपर क्या देखा था कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. अब हम और एक देख रहे हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्री, उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो हम एक एक करके एनिमल्स का प्रॉपर्टीज भी देख रहे हैं. सो नाउ वी कैन से सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा, दे हैव two germ layers, मतलब they are diploblastic, they show radial symmetry and they show tissue level of organization. okay, so इस तरह से आपको पूछा जाएगा कि describe the different characteristics of Ctenophora. तो आपको ये बोलना पड़ेगा they are diploblastic, they show radial symmetry and they have tissue level of organization. okay, so इस तरह के questions आपको टेस्ट में आएंगे. नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब हमने ऊपर देखा दैट टिश्यूज काम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन टिश्यूज में एक ही तरह के सेल होते हैं. तो एक टिश्यू में एक ही तरह का सेल है तो वो एक ही तरह का काम करेगा. लेकिन इवोल्यूशन में जब एनिमल्स एडवांस हुए या इवॉल्व हुए तो उनके फंक्शंस और रिक्वायरमेंट्स कॉम्प्लेक्स होते गए. वो अलग अलग चीजें खाने लगे, बड़ी बड़ी चीजें खाने लगे. बड़ी चीजें खाएंगे, बड़े एनिमल्स खाएंगे तो उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स होंगे. सो डाइजेशन फॉर एग्जाम्पल पहले सिंपल होता था, बाद में कॉम्प्लेक्स होना पड़ा. हमको अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बनाने पड़े. स्टमक बनाना पड़ा फॉर स्टोरेज, पैनक्रियाज बनाना पड़ा फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, लिवर बनाना पड़ा फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. ओके, सो डाइजेशन सिर्फ करने से काम नहीं बनता है, उसको एंजाइम्स के लिए अलग ग्लैंड चाहिए, ऑर्गन चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अलग ऑर्गन चाहिए. ठीक है, सो यू रिक्वायर डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. ओके, सो टिश्यू लेवल के बाद जब एनिमल्स इवॉल्व हुए तो टिश्यूज स्टार्टेड एग्रीगेटिंग, टिश्यूज इकट्ठा होके ऑर्गन्स बनाने लगे. मतलब कैसे, अभी एक आप स्टमक ले लो तो उसमें यू हैव एन इनर एपिथेलियम, दैट इज वन टिश्यू. देन यू हैव अ सराउंडिंग मसल, मसल टिश्यू भी है, और इनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास नर्वस टिश्यू भी है. तो एक ऑर्गन में जैसे स्टमक में यू सी देयर आर 3 or 4 डिफरेंट टिश्यूज. ओके, सो ऑर्गन मतलब क्या, tissues performing different functions are assembled in a complex organization to form specialized structures called organs. Okay, now organs can perform different and specialized functions, मतलब अलग अलग and different specialized functions कर सकते हैं. जैसे एपिथेलियम सिक्रीशन कर सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है, एंड न्यूरल सिस्टम उसको पेरिस्टालसिस में मदद कर सकता है. Okay, so different tissues will perform different functions in an organ. Okay, अभी पहली बार organs कौन से animals में evolve हुए, so that happened in platyhelminthes. okay, platyhelminthes में पहली बार organs आए, और वो कौन से organs थे, so उसका एक ladder जैसा nervous system था. okay, so nerve जो यहाँ yellow दिख रहा है, ये yellow उसका nerves है, तो they developed nerves पहली बार. फिर पहली बार एनिमल्स में आया फेरिंग्स एंड स्टमक. प्लेटिहेल्मिन्थेस में अगर नीचे देखोगे माउथ और फेरिंग्स है, सो फेरिंग्स भी है और अंदर एक बॉडी कैविटी है जिसको हम स्टमक या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं, तो वो भी पहली बार आया. फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस में फ्लैटवर्म्स होते हैं, उसमें से कुछ फ्लैटवर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट्स की तरह रहते हैं. तो नीचे जो फिगर है दैट इज अ फ्लैटवर्म जो हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन में रहता है.
तो उसमें यू सी ऑर्गन्स, जैसे ये एक सकर है जो बॉडी इंटेस्टिनल वॉल को स्टिक होता है, एंड ये हुक्स है, तो दे आर ऑल्सो ऑर्गन्स विच विल हेल्प टू होल्ड टू द इंटेस्टिनल वॉल। ओके, सो इस तरह के ऑर्गन्स अलग अलग डेवलप हुए पहली बार इन प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसके पहले जो हमने ऑर्गेनिजम्स देखे सिलेंट्रेटा एंड ये, उसमें इस तरह के ऑर्गन्स नहीं होते थे, पूरी बॉडी का ही एक स्ट्रक्चर होता था, एंड दैट बॉडी विल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। वो बॉडी में से टेंटिकल्स निकलेंगे, है ना, तो टेंटिकल्स डू लुक लाइक ऑर्गन्स बट एक्चुअली दे आर एक्सटेंशंस ऑफ द बॉडी ओनली। ओके, सो पहली बार ऑर्गन्स बने इन द प्लेटीहेल्मिन्थिस। ओके, नाउ कुछ बुक में इंफॉर्मेशन ऐसे भी दिया है कि ये ऑर्गन्स तो बने, बट इफ यू सी प्लेटीहेल्मिन्थिस में नर्व्स है, ओके, लेकिन दे आर टू नर्व्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय स्मॉल स्मॉल नर्व्स। नाउ एक ही सिस्टम में आप देख रहे हो कि नर्व्स भी है और उसको कनेक्टिंग करने वाले छोटे छोटे नर्व्यूल्स बोलते हैं और कमीशर्स। सो इट इज लाइक अ सिस्टम, देयर आर मल्टीपल नर्व्स एंड दे आर कनेक्टेड। फिर आप उसका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलोगे तो उसमें एक माउथ भी है, फेरिंग्स भी है और स्टमक कैविटी है जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। सो एक सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी है, फेरिंग्स भी है और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी है। मतलब जब मोर देन वन ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन वन फंक्शन, मतलब डाइजेशन में माउथ भी है, फेरिंग्स भी है और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी है, दैट टाइम वी से इट इज अ सिस्टम। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कुछ बुक्स में ऐसा दिया है दैट प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, एंड कुछ बुक्स में ऐसे दिया है दैट इट इज गॉट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आपका एनसीईआरटी भी एक जगह पे बोलता है ऑर्गन लेवल, और आगे कुछ लाइंस के बाद आप देखोगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बताएगा। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, इट इज एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या, टिश्यू लेवल के बाद डायरेक्टली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है। बीच में कोई भी एनिमल नहीं है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलपमेंट आपको मिलेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम पर्पसली टेलिंग यू कि प्लेटीहेल्मिन्थिस में there are organs, but organs come together to form systems, so we will call it organ system level of organization. फिर भी हमने हेडिंग दिया है ऑर्गन लेवल, वाई, टू एक्सप्लेन टू यू कि टिश्यू के बाद नेक्स्ट लेवल होता है ऑर्गन लेवल। लेकिन ऑर्गन अकेले अकेले काम नहीं कर पाते, तो एक्चुअली वो डायरेक्टली जंप करता है टू ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, सो प्लेटीहेल्मिन्थिस में यू विल फाइंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल लिया, ओके, सो ईटिंग फूड के लिए माउथ चाहिए, चूइंग के लिए टीथ चाहिए, फिर swallowing के लिए फेरिंग्स और ईसोफेगस चाहिए, स्टोरेज के लिए स्टमक चाहिए, डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन चाहिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए भी इंटेस्टाइन चाहिए। सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द होल सिस्टम विच विल डू डिफरेंट फंक्शंस। सो जब ऑर्गन्स इकट्ठा होकर अलग अलग काम करते हैं विच इज पार्ट ऑफ द सेम फंक्शन, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो ऑल हायर लेवल ऑफ एनिमल्स, okay, from not annelids, from nematode onwards up to chordates, they have organ system level of organization। ठीक है, सो उनके बॉडी में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करने के लिए ऑर्गन्स भी होते हैं, एंड ऑर्गन्स आर coordinated with other organs to make organ systems।
Can you hear me now? Can you hear me now? Okay, fine. ये कभी कभी ऐसा होता है, मुझे रीजॉइन करना पड़ता है. ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ फाइल. ओके, अभी स्लाइड दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है. ओके. Okay, so now we know the importance of tissues. Tissues are for amplifying the function of individual cells. Organs are mixture of different tissues to perform different functions. And organ systems means जब आपके बहुत complex functions है, एक ही जैसे food intake के साथ digestion भी करना है, absorption भी करना है, then you require different organs to form an organ system. Okay, so that is organ system level of organization. And ये आपको कौन से एनिमल्स में मिलेगा? नीमेटोड ऑनवर्ड्स, मतलब एसी हेलमिंथिस ऑनवर्ड्स आपको मिलेगा, राइट अप टू ह्यूमंस. और जब हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स करते हैं तो वी थोड़ा एक डाइवर्शन करेंगे फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, और इसमें दो टॉपिक आते हैं, दो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स है जिसमें यू विल फाइंड के अलग अलग एनिमल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम मिलते हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिमिटिव एनिमल्स में अलग होता है, फिर मॉडरेटली एडवांस एनिमल्स में अलग होता है, और कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स में बिल्कुल अलग होता है. ओके, सिमिलरली यू विल फाइंड दैट इन एनिमल्स द सर्कुलेटरी सिस्टम इज और ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, तो जब हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में ये एक टॉपिक बीच में आता है, एंड दैट इज the types of circulatory systems in different organisms. Okay. So now I'm going to talk about that. Okay, what are the different types of circulatory systems in animals? Okay, primarily आप देखोगे, so there is a closed type of system and an open type of system. Okay, human beings में हमारा हार्ट होता है, हार्ट इज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स. और जैसे आर्टरीज से ब्लड बाहर जाता है, आर्टरीज विल कनेक्ट टू कैपिलरीज, कैपिलरीज से ब्लड वापस आएगा थ्रू द वेन्स, वेन्स में से वापस हार्ट में आ जाएगा. ओके, सो ब्लड विल रिमेन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम. पहले हार्ट में रहेगा, फिर आर्टरीज में रहेगा, फिर कैपिलरीज में रहेगा, वापस आएगा तब वेन्स में रहेगा. मीन्स एट नो पॉइंट कभी भी अपना ब्लड हमारे वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बाहर नहीं जाता है. वो जरूरत की चीजें अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, लेकिन खुद बाहर नहीं जाता है. बल्कि when the blood reaches to the capillaries, तब ब्लड में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस है, वो डिफ्यूज होके बाहर जाते हैं. ब्लड खुद बाहर नहीं जाता है, ब्लड में से कुछ चीजें बाहर जाती है. सो द ब्लड ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द सर्कुलेटरी सिस्टम. ऐसे सिस्टम को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बताया जाता है. Okay, and we human beings have a closed circulatory system. Okay, now this is also an important evolutionary factor. Which were the first animals? पहले animals कौन से थे जिसमें इस तरह का system आया होगा? Can anybody guess? Which were the first animals जिसमें closed circulatory system आया होगा? Can anybody tell me? Closed circulatory system किस में आया होगा पहली बार? Which animals? Any idea? ओके, शायद ये आपके स्कूल में नहीं होगा, तो आई विल जस्ट गिव यू अ हिंट. इट स्टार्ट फ्रॉम ए, इट इज एनीलिडा. मतलब अर्थवॉर्म्स में पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया, और उसके कुछ फायदे हैं जो हम आगे सीखेंगे. ठीक है, नाउ इसके विपरीत, ऑपोजिट ऑफ दैट, देयर इज समथिंग कॉल्ड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी इसमें क्या होता है? दे हैव अ हार्ट, दे हैव एन आर्टरी, एनिमल्स हैव एन आर्टरी, तो ब्लड हार्ट में से आर्टरी में जाएगा, है ना. फिर आर्टरी के बाद हमारे कैपिलरीज होते हैं, लेकिन ये एनिमल्स दे डोंट हैव कैपिलरीज. तो ब्लड जो है आर्टरीज में से निकल के बॉडी कैविटी में जाएगा, है ना, डायरेक्टली सेल्स के संपर्क में या सेल्स के कांटेक्ट में आएगा.
फिर वहां उसको जो भी लेन देन करनी है डायरेक्टली विद द सेल्स करेगा, एंड देन दैट बॉडी फ्लूइड, क्योंकि ये अभी ब्लड नहीं है, ब्लड बॉडी में चला गया तो बॉडी फ्लूइड्स बोलेंगे, बॉडी फ्लूइड्स वापस रिटर्न करेंगे इनटू द वेन्स और डायरेक्टली इनटू द हार्ट. सो व्हाट इज द बिग डिफरेंस? ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज नहीं होते. अगर कैपिलरीज नहीं होते हैं तो जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, दैट सर्कुलेटिंग फ्लूइड डायरेक्टली अपना सर्कुलेटरी सिस्टम के बाहर जाके सेल्स के कांटेक्ट में आएगा. यहाँ कैपिलरीज नहीं होती है, मतलब जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है या गैसेस है, ये डिफ्यूजन से नहीं जाते, ये डायरेक्ट सेल्स तक पहुंचते हैं बिकॉज द सर्कुलेशन इज ओपन. ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू सर्कुलेटरी सिस्टम्स. ओके, यहाँ अगर आप फिगर देखोगे तो पहले राइट वाला फिगर देखो, राइट वाला फिगर, उसमें ऊपर पंप दिखा है, सो द पंप इज द हार्ट. ओके, देन आर्टरी में से ब्लड जा रहा है, ब्लड के बाद कैपिलरीज दिखाई है, ये जो डिवाइडेड आर्टरीज है वो कैपिलरीज, कैपिलरी से वापस वेन में जा रहा है. मतलब क्या, अंदर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसको हम ब्लड कहेंगे, दैट विल नेवर गो आउट ऑफ द सर्कुलेटिंग सिस्टम. बट व्हेन यू सी द लेफ्ट साइड का फिगर, तो वहां पे भी एक हार्ट है, पंप दिखाया है, फिर हार्ट में से आर्टरी में ब्लड जा रहा है, ब्लड से इस तरफ आ रहा है, लेकिन कैपिलरी जो सिस्टम है वो ओपन है, मतलब देर आर नो क्लोज्ड कैपिलरीज, तो ब्लड विल गो आउट फ्रॉम द आर्टरी एंड गो इनटू द बॉडी कैविटी, तो बॉडी फ्लूइड्स के साथ मिक्स हो जाएगा आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड. तो यहाँ सर्कुलेटिंग फ्लूइड विल बी द सेम एज द बॉडी फ्लूइड. ओके, तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो क्लोज सिस्टम में हम ब्लड बोलते हैं और उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड. लेकिन यहाँ क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगा. सो मिक्स हो जाएगा तो दोनों का कॉम्पोजिशन एक ही होगा. इन दैट केस हम इसको ब्लड नहीं बोलते, वी कॉल इट हीमोलिम्फ. ओके, वी कॉल इट हीमोलिम्फ. इट इज लाइक ब्लड, इट इज लाइक लिम्फ, है ना. लिम्फ आपको पता है, लिम्फ मतलब बॉडी, बॉडी फ्लूइड्स, एंड हीमो मतलब ब्लड, सो वी कॉल इट हीमोलिम्फ. थोड़ा ब्लड जैसा, थोड़ा बॉडी फ्लूइड जैसा. ओके, एंड यहाँ क्या देख रहे हो, फ्लूइड वापस कैसे जा रहा है हार्ट में, डायरेक्टली इनटू द हार्ट. इट इज नॉट गोइंग थ्रू द वेन्स, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू द हार्ट. ओके, सो यहाँ लेफ्ट साइड से भी ब्लड आ रहा है, राइट साइड से भी आ रहा है, लेकिन जब रिटर्न जा रहा है तो डायरेक्टली हार्ट में जा रहा है. सो देर आर नो वेन्स एंड देर आर नो कैपिलरीज. दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेशन. ठीक है, कौन से एनिमल्स में है हम देखेंगे. ओके, सो अब उसका हम थियरी पढ़ते हैं, वी विल सी व्हाट आर द एक्चुअल differences between the two types of circulation. Okay? Closed is more advanced. हम ह्यूमन बींग्स में होता है तो हम पहले उसको स्टडी करेंगे. तो क्लोज में क्या है, कौन से एनिमल्स है, आई सेड एनिलिड से चालू होता है. उसके बाद ये कुछ एनिमल्स है जैसे किफेलोपोड्स, किफेलोपोड मतलब टाइप ऑफ मॉलस्क, उसमें भी आपको मिलेगा. कॉर्डेट्स में एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेट्स. ओके, अभी ये एनिमल्स आप लोग अभी तक सीखे नहीं है, तो फिलहाल आपको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको याद रखना है. सो एनिलिड्स यू हैव टू रिमेंबर, उसमें क्लोज सर्कुलेशन होता है, एंड कॉर्डेट्स में होता है. कॉर्डेट्स मींस इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट एनिमल्स. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्कुलेटिंग फ्लूइड? सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज कॉल्ड ब्लड. ठीक है, फिर ये सिस्टम में व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट होता है, आर्टरीज होता है, कैपिलरीज एंड वेन्स भी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओपन सर्कुलेशन में नहीं होता है. Now, direct contact of fluid with the cells and tissues, with the cells and tissues. तो you know कि ये नहीं होता है, हमारा ब्लड हमारे सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी भी नहीं आता है. ब्लड विल रिमेन इनसाइड द कैपिलरीज, ओनली जरूरत की चीजें डिफ्यूज होके बाहर जाएगी. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन मूवमेंट अकर्स बिकॉज ऑफ व्हाट, मतलब सर्कुलेशन किसकी वजह से होता है? ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर हार्ट, एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट एंड आर्टीरियोल्स. हमारे आर्टीरियोल्स में भी मसल्स होते हैं, तो हार्ट के पंपिंग के वजह से एंड आर्टीरियोल्स की वजह से मूवमेंट हैपेंस इन द सर्कुलेटरी सिस्टम.
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेगुलेशन और डाइवर्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम वन एरिया टू द अदर. नाउ इफ यू रिमेंबर और इफ यू नो, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे लिम्स में, लेग्स और हैंड्स में ब्लड ज़्यादा जाता है. जब हम खाना खाते हैं तो या डाइजेस्ट करते हैं तब डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ज़्यादा ब्लड जाता है. मतलब हमारे बॉडी में, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपेसिटी है कि इट कैन डाइवर्ट ब्लड फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अदर एरिया ऑफ द बॉडी, और फ्रॉम वन रीजन ऑफ द बॉडी टू अदर रीजन ऑफ द बॉडी. ये कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज हमारे पास वेल डेवलप्ड आर्टीरियोल्स है. आर्टीरियोल्स में मसल्स होते हैं एंड मसल्स आर कनेक्टेड बाय नर्व्स. ओके, तो ये नर्व्स को पता चल जाता है अगर हमको दौड़ना है तो जैसे मसल्स की नर्व्स एक्टिवेट होती है वैसे हमारे ब्लड वेसल्स की नर्व्स भी एक्टिवेट होती है और वो आर्टरीज को या आर्टीरियोल्स को ढीला कर देती है. सो दौड़ते वक्त मसल्स टाइट होंगे और उसमें ब्लड ज्यादा जाएगा. ओके, सो इस तरह का रेगुलेशन क्लोज्ड सिस्टम में ज्यादा अच्छा होता है. ये आपको ओपन सिस्टम में नहीं मिलेगा. ओके, देन composition of, okay, composition of the circulating fluid versus the interstitial fluid. मतलब इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था, ऊपर देखो फिगर में, क्लोज सिस्टम में क्या होता है? ब्लड सिस्टम के अंदर ही रहता है और उसका कंपोजिशन अलग होता है, और जो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड, उसका कंपोजिशन अलग होता है जो लिम्फ के जैसा होता है. सो द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड वर्सेस द बॉडी फ्लूइड इज डिफरेंट, है ना. लेकिन ओपन सिस्टम में क्या है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड जाता है वो बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है. सो दोनों का कंपोजिशन एक है एंड दोनों का नाम दिया है हीमोलिम्फ. बट इन द क्लोज सिस्टम ब्लड इज सेपरेट एंड द बॉडी फ्लूइड इज सेपरेट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कलर ऑफ द फ्लूइड. अभी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है तो उसमें पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो यूजुअली इट इज अ क्लोज्ड सिस्टम एंड द कलर विल बी रेड. लेकिन जब आप ओपन सिस्टम में देखोगे तो यू विल सी दैट द सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड एक कलर का होता है. इसमें पिगमेंट नहीं होता है, देयर इज नो पिगमेंट. अगर ऑक्सीजन हुआ ना तो भी वो डिसॉल्व रहता है विदाउट द पिगमेंट, वो बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होता है. सो देयर इज नो कलर टू द पिगमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट? पिगमेंट मतलब क्या? यू नो व्हाट इज अ पिगमेंट? Anybody will tell me what is the meaning of the word pigment? Can anybody tell me what is a pigment? Pigment क्या होता है? Anybody can tell me what is a pigment? No. Okay. A pigment is any organic substance which is colored. जिसको color होता है. Okay. जैसे yeah, pigment is a colored material, but we are talking of organic substances. Okay. So a substance which has color, उसका खुद का कलर है या दूसरी चीजों को कलर देगा, that is called a pigment. तो usually pigment में कलर आता है because of the presence of colored metallic ions. जैसे अगर आयन या आयन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होंगे तो उसमें रेड कलर आएगा. सो हमारा ब्लड में जो पिगमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन, और वो रेड क्यों है? बिकॉज इट हैज गॉट आयन इनसाइड इट. वैसे ही आप कुछ एनिमल्स में देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मोलस्क. मोलस्क मतलब स्नेल्स, ऑक्टोपस एटसेट्रा. तो उसमें जो पिगमेंट होता है, उसमें जो पिगमेंट होता है दैट इज कॉपर बेस्ड. और कॉपर बेस्ड अगर होता है तो पिगमेंट को कलर मिलता है ब्लू. सो इट इज कॉल्ड हीमोसाइनिन. ओके, सो इन डिफरेंट एनिमल्स ऑक्सीजन कैरी करने के लिए अलग अलग पिगमेंट होते हैं. तो एक तरफ वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑन द अदर हैंड दे विल बी हैविंग अ कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन. तो क्लोज्ड जो एनिमल्स है उसमें एनिलिड्स, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स एटसेट्रा, उसमें यूजुअली पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन एंड दैट इज रेड इन कलर. हाउएवर
जो एनिमल्स है जिसमें ओपन सर्कुलेशन होता है, जैसे आर्थ्रोपोड्स है फॉर एग्जांपल, उसमें दे डोंट हैव अ पिगमेंट, सो नो कलर, दे डोंट हैव अ पिगमेंट। अभी आर्थ्रोपोड्स अगर आप देखोगे, कॉकरोच है या मिलीपीड है या टर्माइट्स है, ये सब एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स है। आर्थ्रोपोड्स विच आर टेरेस्ट्रियल, इंसेक्ट्स है, मस्कीटोज है, दीज आर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। ये लोगों में दे हैव अ वेरी पेक्यूलियर थिंग, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है, लेकिन उनका ब्रीदिंग एपरेटस बहुत वेल डेवलप होता है ना। तो हमारे नाक में से जो हम ब्लड लेते हैं, हम नाक में से ब्लड लेते हैं, इट गोज टू द लंग्स, लंग्स में से डायरेक्टली वो हमारे ऑर्गन्स में नहीं जाता है, इंस्टेड द ऑक्सीजन इज पिक्ड अप फ्रॉम द लंग्स और वो ब्लड के साथ मिक्स होता है, और फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारा ऑक्सीजन ऑर्गन तक पहुंचाएगा। ओके, सो वी हैव टू सिस्टम्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों मिला के फिर ऑक्सीजन हमारे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, है ना। सो दिस इंटरप्ले बिटवीन, या श्रवण आस्क मी द क्वेश्चन, पूछो क्वेश्चन डायरेक्टली, यू डोंट हैव टू टेक माय परमिशन, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछो, बीच में मैं रुक के आई विल गिव यू द आंसर। ओके, सो इन अवर बॉडी वी हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में से ऑक्सीजन लेगा और दूसरे लोगों को दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाएगा, है ना। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अवर बॉडी इज बिग एंड अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्मॉल। तो लंग्स हमारे पूरे बॉडी में फैल नहीं सकते, तो उसके बदले ऑक्सीजन कैरिंग का काम कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। बट इफ यू सी आर्थ्रोपोड्स, सो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ ट्यूब्स, उनके पास अलग से लंग्स नहीं होते। सो उनके ट्यूब्स, उसको ट्रेकियल ट्यूब्स बोलते हैं, जो हमारे कैपिलरीज की तरह हर एक ऑर्गन में छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्रेकियल ट्यूब्स जाते हैं। सो दे हैव nares, they have openings from the outside जहां से एयर एंटर जाती है, and then they have tubes are called tracheal tubes, और वो ट्यूब्स डायरेक्टली हर एक सेल तक जाती है, तो उनको प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो उनको फर्क नहीं पड़ता है अगर उनके ब्लड में या उनके सर्कुलेटिंग फ्लूइड में देयर इज नो पिगमेंट ना। हमारे ब्लड में पिगमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे अलग अलग ऑर्गन तक नहीं पहुंचता है, हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है हमारा ब्लड, और ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करना है तो आपको हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट चाहिए। ओके, सो एनिमल्स हु हैव क्लोज सर्कुलेशन, उनमें पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयन के साथ जुड़ के ऑक्सीजन गोज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बट आर्थ्रोपोड्स में ऐसा नहीं होता है, they do not have a well developed circulatory system, and because of that uska oxygen reaches to the different parts of the body directly via the respiratory system. Okay. 1 minute, I'll take question of Shravan. 1 minute, just a minute. Lobster at white blood, but when exposed to air it turns blue, so what kind of pigments they are? पहली बात तो वो व्हाइट नहीं होता है, व्हाइटिश होता है, लाइट ब्लू होता है। एंड जब वो उसके अंदर पिगमेंट, लॉबस्टर में पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन। ओके, लॉबस्टर इज अ क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन मतलब एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, एंड यूजुअली उसमें लाइक मॉलस्क द पिगमेंट इज हीमोसाइनिन, मतलब कॉपर बेस्ड। जब ये कॉपर बेस्ड पिगमेंट होता है तो उसका कलर होता है ब्लूइश। ओके, नाउ इन द water, lobsters are usually found in the moisture or in the water, so the amount of oxygen जो उनको मिलता है वो कम होता है। but if you cut a lobster, तो now it is exposed to air, उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो जो पिगमेंट है हीमोसाइनिन, that will take more oxygen, it will get more colored blue, है ना। तो जब वो पानी के अंदर होता है या जिंदा होता है तब ऑक्सीजन कम होता है बॉडी में, है ना। इट डिपेंड्स ऑन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो उसको पानी में से मिलेगा। बट व्हेन यू एक्सपोज एंड कट इट, तो बाहर से वो उसका कॉपर पिगमेंट ऑक्सीडाइज होके उसको ज्यादा ब्लू कलर देता है। ओके,
सो दैट इज वाई काटने पे वो ज्यादा ब्लू दिखेगा. सेम विथ ऑक्टोपस. ऑक्टोपस मतलब मॉलस्क. तो मॉलस्क में ऑलरेडी मैंने लिखा है. ओके, सो आई ऑल्सो राइट मॉलस्क एंड क्रस्टेशियंस. मॉलस्क और क्रस्टेशियंस में कॉमनली जो ब्लड पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है. एंड वेरी गुड क्वेश्चन. वो बॉडी के अंदर होता है तब ज्यादा ब्लू नहीं दिखता है बिकॉज देयर इज लेस ऑक्सीजन. लेकिन वो बॉडी के बाहर जब एक्सपोज हो जाएगा तो ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा ब्लू दिखेगा. ओके, सो दैट इज अबाउट द डिफरेंट पिगमेंट्स इन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन. अब आरबीसीज होते हैं क्या ब्लड में? ओके, सो आरबीसीज you will find in vertebrates. All vertebrate animals में RBCs होते हैं. But animals जिसमें open circulation होता है you will not find RBCs. या तो उनका ऑक्सीजन प्लाज्मा में यानी हीमोलिम्फ में मिक्स्ड होगा, या अगर पिगमेंट भी हुआ जैसे हीमोसाइनिन हुआ या वेनेडियम, ये वेनेडियम इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, तो अगर पिगमेंट हुआ भी अगर उनके ब्लड में, तो इट इज नॉट in the RBCs, it is not in the blood cells, it is mixed in the hemolymph, that is in the circulating fluid. Okay, so इस तरह के differences you will find in open circulation versus closed circulation. ये अभी हमारा complete नहीं हुआ है, but अभी our time is getting complete. So right now I am stopping today's discussion और मैं आप लोगों से दूसरा डिस्कशन करने वाला हूँ. ओके, मैं ये जस्ट क्लोज कर रहा हूँ स्लाइड. वी विल कंटिन्यू ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन टुमारो, और फिर भी मैं आपको नोट्स आज भेजने वाला हूँ. ओके, 1 मिनट. हाँ, नाउ यू कैन हियर मी नो. स्लाइड नहीं है ना? चलो, तो अभी देखो इस तरह से आप जो देखोगे ना, अभी ये चैप्टर एनिमल किंगडम थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ और थोड़ा स्लो जा रहा हूँ. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मॉडरेट डिफिकल्ट है. उसके बाद फिर सिंपल हो जाएगा. जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे, हम अलग अलग नर्वस एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, वो थोड़ा इजी होता है. लेकिन अगले 2 चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट है, तो हम आराम से जाएंगे. ठीक है, लेकिन आराम से जाएंगे उसका मतलब नहीं आपको आराम करना है. आपको असाइनमेंट्स रेगुलरली करने हैं. आई विल गिव यू सिंपल असाइनमेंट्स, बट आई विल गिव यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट में इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू फिनिश द असाइनमेंट. हाँ, आज मेरे को 2 ही बच्चों के असाइनमेंट मिले, कल से ये नहीं चलेगा. ओके, सो फ्रॉम टुमारो आई वांट दैट यू मस्ट राइट योर असाइनमेंट्स. ओके, और कल थोड़ा डिले हो गया था मेरा ये करने में. आप लोगों को आपका ये जो क्लासेस चलता है वो लास्ट क्लास कितना बजे खत्म होता है? 6 o'clock. हाँ, तो मतलब 6 के बाद आप थोड़ा आराम करोगे, राइट? तो आई विल सी टू इट के 8-1 बजे तक आपको मिल जाए, है ना? तो इन द नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग यू कैन फिनिश योर असाइनमेंट. बट असाइनमेंट करो तो ही आपको समझेगा कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, और तभी आपको टॉपिक समझेगा. ओके, सो फ्रॉम टुमारो आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज ऑन असाइनमेंट्स. एवरीबडी हैज टू सेंड असाइनमेंट्स. ठीक है, एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस है? आपने वो प्रशांत सर के ग्रुप पे शायद देखा होगा, आपको ये भेजा था, Amazon पे बुक्स अवेलेबल है 30% डिस्काउंट पे. आपको मिला है वो फॉरवर्ड? आप लोगों को वो पेरेंट्स ग्रुप पे फॉरवर्ड मिला है शायद. हाँ, तो एज सुन एज पॉसिबल वो ले लो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स तो आपको लेनी ही पड़ेगी. ओके, सो नॉट ओनली जूलॉजी, बाकी सब भी बुक्स एनसीईआरटी आपको लेनी तो पड़ेगी, क्योंकि आपका मेन बुक रेफरेंस बुक तो एनसीईआरटी ही है. आप लोग बोर्ड की बुक्स नहीं लोगे तो चलेगा, स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि टॉपिक सेम है. केमिस्ट्री में भी सम है, फिजिक्स में भी सम सेम है, बट दैट यू हैव टू आस्क योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स. बट बायोलॉजी में एनसीईआरटी और आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में हार्डली कुछ डिफरेंस है, बोथ आर सेम. तो दो बुक पढ़ने का आपको टाइम मिलेगा भी नहीं. ओके, सो आई एम टेकिंग योर लीव.
सी यू टुमारो एंड विथ योर असाइनमेंट्स। ओके, मुझे असाइनमेंट्स चाहिए पहले ही, बिफोर यू एंटर द क्लास। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू।